तू कोशिश कर हल निकलेगा। तू कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बस मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मेहनत भरपूर करनी है और यही मेहनत का सही वक्त है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने के लिए लाए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के 40 MCQ करवाया जाएगा। आप लोगों को टेस्ट समझकर इस वीडियो को देखना है और 40 में से कितना नंबर आएगा प्लीज़ हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इससे वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले हम आप लोगों को एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपके परीक्षा के रिगार्डिंग कि आपके लिए 5 प्रीवियस MCQ करवा दिया गया है, जिसमें 5 गुना 40 क्वेश्चन करवाया गया है। 201 सेट ये 2024 वाला, उसमें भी था आपका 30 क्वेश्चन और ये आज का एक सेट है, इसमें है आपका 40 क्वेश्चन। टोटल हो गया आपका 270 क्वेश्चन। टोटल 270 MCQ आपका जैक बोर्ड सजेस्टेड प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके वहां से सारे वीडियो यानी 270 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं सबसे पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल देखिए क्या आपसे पूछा गया था सब बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा था 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत थी, ठीक है, कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो कौन सा था वो? तो वो था राष्ट्रवाद। कौन सा था बाबू? राष्ट्रवाद था ऐसी ताकत जो पूरे यूरोप में क्या किया था? राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। कौन था? राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, जो पूछा गया था फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस का जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो हुआ था जुलाई 1830 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? जुलाई 1830 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कह रहा है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए थे। तो उसने फ्रांस में जो जो सुधार किया था उसके लिए क्या कदम उठाए थे? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर था हमारा इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 4 पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? तो ये जो खेड़ा है वो भारत के कौन से राज्य में है बाबू? तो गुजरात में है। कहाँ में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोगों की भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। तो कौन सी फसल जो है वो खराब हो गया था बाबू? तो आलू खराब हो गया था, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां और मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता था उनमें कौन से देश थे? यानी देखिए यहाँ पर धुरी शक्तियों में कौन था वो याद रखना है, मित्र राष्ट्र में कौन था वो भी याद रखना है। तो मित्र राष्ट्र में कौन था आपको बताना है यहाँ पर। बात समझ में आया? तो मित्र राष्ट्र में कौन था? ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और अमेरिका था। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? उत्पादन की, रोजगार की, आय और व्यापार की, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। तो बुनकरों को जो कच्ची कपास का सामना करना पड़ा कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो कौन सा उद्योग सर्वाधिक गतिशील था आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कपास और धातु, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी। तो मुद्रण तकनीक जो था वो सबसे पहले चीन में विकसित किया गया था। कब कहाँ किया गया था, चीन में। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा था। ठीक है, तो क्या होगा, ज्योतिबा फूले। क्या है ऑप्शन इसका, ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे गुलामगिरी का लेखक डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना इस सब आंसर को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में कह रहा है कि साम्यता के आधार पर समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम कौन कौन हैं। तो कौन कौन है भाई, तो एक होगा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होगा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में कह रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। तो संसाधन का जब अंधाधुंध आप शोषण करोगे तो इससे क्या होगा, भूमंडलीय ताप बढ़ जाएगा, ओजोन परत का अवक्षय होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है वनों और वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल और वायु मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीने की विविधता को संरक्षित करती है, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कह रहा है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो कौन से वन जो होते हैं वो सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। तो रक्षित वन, आरक्षित नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा बाबू, रक्षित, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे ये कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो कौन से कारण से बनते जा रहे हैं ये आपको बताना है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि के प्रयोग उर्वरकों से, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताएंगे कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मानसून के आगमन के साथ जो भी फसल बोया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो खरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरीफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत में किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो कौन से राज्य में पवन का पाया जाएगा, तो राजस्थान में। कौन से राज्य में, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, कह रहा है कि जल और उर्वरकों के अधिक अविवेकपूर्ण यानी कि बिना सोचे समझे प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। तो कौन सी समस्या आई है बाबू, तो जलक्रांता आई है, लवणता आई है, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आई है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और क्या कह रहा है, औद्योगिक, है ना, 21 नंबर क्वेश्चन है। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को माना जाता है, कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, या फिर बॉक्साइट। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क। औद्योगिक क्या है, रीढ़ है, लौह अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो कौन से खनिज का प्रयोग हम लोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं, आपको बतानी है। तो यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बाबू, यूरेनियम और थोरियम का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालेगा, मानव के स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। कह रहा है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बाबू, तो फ्रेंच बोलने वाले लोग। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। कह रहा है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। तो कौन कौन सी बातें जोड़ी गई थी,
सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ। कह रहा है इनमें से कौन कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून रखती है। ठीक है, ऑप्शंस देख लो आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अंकुश रखती है, अंकुश का मतलब कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कह रहा है कि पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में है। यानी सिंपल है, आपको बताना है कि पोखरण जो है भारत के किस राज्य में है, तो वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ। कह रहा है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित है। सामाजिक विभाजन जो होगा किस पर आधारित है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म पर आधारित है। किस पे आधारित है बाबू, जन्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोच क्या कहलाता है। तो ये जो सोच होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सांप्रदायिकता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल, क्योंकि वहाँ शिक्षित लोग ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे और निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो किसको औसत आय भी कहते हैं, तो भैया प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो औसत आय भी कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। ये सब हमने किस में करवाया था, ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो मॉडल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस पर विभाजित है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जो होता है ना, वो किस पर, उद्यमों के स्वामित्व पर। किस पर है, उद्यमों के स्वामित्व पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के रूप में जाना जाता है। रोजगार उपलब्ध करवाता है कौन सा क्षेत्रक सबसे ज़्यादा। ठीक है, बताओ कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र को रूप में जाना जाता है, ये आपको बतानी है। तो भाई इसका जो है ना, बहुत से लोग जो है इसका गलत आंसर कर रहे थे। मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज था। तृतीयक क्षेत्र में देखो यहाँ पे जिस बंदे का ये क्वेश्चन है उसने भी तृतीयक क्षेत्र में आंसर लगाया, लेकिन बाबू ये आंसर गलत है। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा सा शौक लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो, तृतीयक क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसी में लगे होते हैं। नहीं बाबू, प्राथमिक क्षेत्र होगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या है नहीं है हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ना बाबू, ये प्राथमिक क्षेत्र 50% से 60% लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। क्यों, क्योंकि जो भारत है ना बाबू, अपना भारत, अपना देश, ये कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है बाबू, कृषि प्रधान देश है। ये विश्व का नहीं बात नहीं करा, भारत में। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला है, भारत में, तो अपनी भारत की बात हो रही है। भारत जो है आज भी कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स में ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, इसलिए 50% से 60% ये आंकड़ा है। ये बिल्कुल ओरिजिनल बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है आबादी जो है आज भी रोजगार उपलब्ध कराता है। कौन, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। एक कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र जो है वो 50 से 60% लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाती है, जो हम लोगों का कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। कौन से क्षेत्रक में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। याद है, सभी को मालूम है, सभी को कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ। कह रहा है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। तो कौन कर देता है बाबू, तो मुद्रा। भाई जिसका पास पैसा होगा ना, उसका कोई भी ज़रूरत खत्म हो जाएगा तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पे क्या होगा भाई, बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक पे उपलब्ध हो। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में कौन सहायक होता है। तो कौन सहायक होता है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार। कौन सहायक होगा बाबू, विदेशी व्यापार सहायक होगा विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। कह रहा है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था।
तो यहाँ पे देखिए अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। कह रहा है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है। तो किस प्रकार बनाया गया है वे आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। कह रहा है अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो किस व्यवस्था पर आधारित है, तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे लोकतंत्र व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है। तो सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। यदि आप इस साल के मॉडल पेपर को प्रैक्टिस में लेना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर चले जा सकते हैं। गूगल पे सिर्फ आपको लिखना है जयपुर। जैसे ही आप लिखोगे आप मेरे वेबसाइट का सबसे ऊपर आएगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप टेस्ट को अटेम्प्ट करना। वहाँ पे आपको जो है टोटल मॉडल पेपर का जो है सारा टेस्ट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से आपको पता चल जाएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और अपने सभी वीडियो को देखने के लिए आप दिए गए फोल्डर पर क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।